Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम BEGC 133 यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक BEGC 133 का जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज नहीं किया है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अपना पेपर कोड सर्च करना है BEGC 133। जैसे ही आप अपना पेपर कोड सर्च करेंगे तो आपको उसके यूनिट वाइज नोट्स, गेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी क्वायरीज हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जैसे कि थिएटर इन द एलिजाबेथन पीरियड। तो एलिजाबेथन पीरियड में थिएटर का क्या था, और 3 फेजेस ऑफ थॉमस हार्डी राइटिंग हो गया एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बशेबा एवरडीन जो कि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में से है, उसका कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम। ठीक है, सो पहले हम इन तीनों को फटाफट से डिस्कस करते हैं ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस थिएटर इन द एलिजाबेथ पीरियड का जो टाइम पीरियड आपका चलेगा वो चलेगा 1558 से 1603 तक। ओके, एंड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश थिएटर। तो इंग्लिश थिएटर के इतिहास में अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड था। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल एक्टर्स परफॉर्म्ड सेक्युलर प्लेज इन द परमानेंट थिएटर। तो उससे पहले जो प्लेज हुआ करते थे मोस्टली रिलीजन से रिलेटेड, यानी कि हम कहेंगे रिलीजियस प्लेज हुआ करते थे, लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है गाइज नॉन रिलीजियस यानी कि सेक्युलर प्लेज की। सो इन द अर्ली ईयर प्लेज वर परफॉर्म्ड इन यार्ड्स, ओपन फील्ड एंड टाउन स्क्वायर्स में होते थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि परमानेंट जो थिएटर्स हैं वो बन जाते हैं, लाइक द थिएटर एंड द ग्लोब थिएटर वर बिल्ड। These theater were usually round or octagonal in the shape। तो थिएटर्स का शेप या तो आपको राउंड देखने के लिए मिलता था या फिर ऑक्टागन के शेप का देखने के लिए मिलता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुरुआती सालों में जब प्लेज हुआ करते थे तो वो टाउन स्क्वायर में, ओपन फील्ड्स में हुआ करते थे, लेकिन बाद में एलिजाबेथ टाइम पीरियड में आप देखोगे कि जो प्लेज हैं इनके लिए परमानेंट थिएटर्स का डेवलपमेंट हो गया था, जैसे कि द थिएटर, द ग्लोब थिएटर बन गए थे। These theatres were usually round or octagonal in the shape, and there was an important area called the yard where poor people called groundlings stood and watched the play while rich people sat in the covered galleries। तो यहाँ पर गाइज आपको दो स्पेसेस देखने के लिए मिलेंगे। एक स्पेस होगा गैलरी वाला और एक स्पेस होगा यार्ड वाला। तो जो गैलरी वाला स्पेस होगा वहां पे जो रिच लोग हैं, ठीक है, जो अमीर लोग हैं वो वहां पे बैठ के आराम से प्ले को देखा करते थे, और वहीं यार्ड वाला जो एरिया था, ओपन एरिया, वहां पे पुअर पीपल देखा करते थे। द प्लेज वर परफॉर्म्ड इन द डे लाइट एंड देयर वॉज वेरी लिटिल सीनरी। द ऑडियंस अंडरस्टूड द प्लेस एंड टाइम थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द प्ले। तो वहां पे कुछ भी मतलब ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता था, समझ रहे हो, कि कौन सी लोकेशन है, क्या टाइम पीरियड है, उससे रिलेटेड आपको वहां पे कोई भी बैकग्राउंड देखने के लिए नहीं मिलता था, कोई भी सीनरी नहीं होती थी। केवल प्ले की भाषा से ही ऑडियंस को समझना पड़ता था कि कौन सा प्लेस एंड टाइम यहाँ पे प्ले में दर्शाया गया है। ऑल एक्टर्स मैन होते थे और जो यंग बॉयज होते थे वो ही फीमेल्स का रोल प्ले कर रहे होते थे। तो फेमस प्ले राइट ऑफ दिस पीरियड में आपके विलियम शेक्सपियर आ जाते हैं, क्रिस्टोफर मैलोव एंड बेन जॉनसन। ठीक है, तो आपको इनके नाम भी जरूर याद कर लेने हैं। दे मूव्ड ड्रामा अवे फ्रॉम रिलीजियस प्लेज एंड रोड ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्टोरिकल प्लेज विद डीप कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो हमारी प्लेलिस्ट है आपको यूट्यूब पे सर्च करना है BEGC 133। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लेलिस्ट, आगे हमारे चैनल का नाम डाल देना स्कॉलरली माइंड्स। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरे प्लेलिस्ट में जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसके अंदर भी मैंने गाइस टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आपके पास अगर टाइम हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। बट फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप उसके लिए इग्नू का जो आपका गेस्ट पेपर है वो हमारी वेबसाइट से आप ज़रूर परचेज कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, जहां पे आपको द 3 फेजेस ऑफ थॉमस हार्डीज राइटिंग, थॉमस हार्डी की राइटिंग के 3 फेजेस के बारे में आपको बात करनी है। थॉमस हार्डीज राइटिंग करियर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस, ईच शोइंग अ चेंज इन हिज स्टाइल एंड आइडियाज। तो तीनों फेजेस में आपको उसके स्टाइल और उनके आइडियाज में कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे, सबसे पहला जो फेज है, तो इन दिस फेज ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग। क्या कर रहे थे गाइज, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे विद राइटिंग्स एंड फॉलोड द विक्टोरियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। तो पुराने समय में एलिजाबेथन पीरियड से पहले का जो पीरियड था उसे हम बोलते हैं विक्टोरियन पीरियड। तो विक्टोरियन पीरियड में जो भी स्टाइल ऑफ राइटिंग था वो उसको भी कंटिन्यू रखते हैं। और उनकी पहली नॉवल थी द पुअर मैन एंड द लेडी, वॉज अनपब्लिश्ड। Some early published novel include Desperate Remedies and Under the Greenwood Tree. These works were lighter and more hopeful. इसके बाद उनका सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। तो दिस इज हार्डीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेमस पीरियड। ही क्रिएटेड द फिक्शनल रीजन कॉल्ड वेसेक्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हार्डी ने एक फिक्शनल रीजन को क्रिएट करा था जिसे हम कहते थे वेसेक्स। और उनकी नॉवेल्स के अंदर इस फेज में आपको कैरेक्टर और एनवायरनमेंट के बारे में देखने के लिए मिलता है। उनके इंपॉर्टेंट वर्क की अगर हम बात करें तो एक उनका इंपॉर्टेंट वर्क था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, दूसरा था द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस्ट ऑफ दी ओबरवेल्स एंड द जूड द ऑब्सक्योर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एंड इन दीज नॉवेल्स वो ह्यूमन सफरिंग्स, उनका फेट और सोशल प्रॉब्लम्स को तो आपको बताना है कि सेकेंड फेज में आपको गाइस क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। फिर आप चलेंगे थर्ड फेज में। थर्ड फेज में आपको पोइट्री और उनकी लाइफ के फाइनल ईयर्स के बारे में जानकारी मिलती है। सो आफ्टर द हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ ज्यूड द ऑब्सक्योर, हार्डी स्टॉप्ड राइटिंग नॉवेल्स एंड रिटर्न टू पोइट्री। तो जब उन्होंने ये वाली नॉवल लिखी तो उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने नॉवेल्स को लिखना बंद कर दिया और वो पोइट्री की तरफ वापस आ जाते हैं। पोइट्री वाज हिज फर्स्ट लव। सो ही रोट कलेक्शंस लाइक द वेसेक्स पोएम्स एंड द एपिक ड्रामा द डाइनेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने ड्रामा एंड पोएम्स को लिखना शुरू किया। His poetry reflect deep sadness and philosophical thinking. तो इस तरीके से आपको तीनों फेजेस के बारे में बता देना है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जहां पे आपको बशेबा एवर्डीन, जो कि आपका फार फ्रॉम दी मेडिंग क्राउड में से एक कैरेक्टर है, बशेबा एवर्डीन के बारे में बताना है। तो शी इज द हीरोइन ऑफ द प्ले फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एंड वन ऑफ हार्डीज स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो थॉमस हार्डी हैं उनके द्वारा लिखा हुआ ये प्ले है। तो थॉमस हार्डी के पूरे प्लेज के अगर हम सारे कैरेक्टर्स पे नजर मारे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बशेबा एवर्डीन है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगी। नाउ शी इज वेरी इंडिपेंडेंट, बोल्ड एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन। आफ्टर इनहेरिटिंग हर अंकल्स फार्म शी डिसाइड टू मैनेज इट हरसेल्फ इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अ मैन। तो जब उसको उसके अंकल का फार्म मिलता है इनहेरिटेंस में तो वो कोशिश करती है कि वो उसको खुद से मैनेज करेगी और किसी भी मेल व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहेगी। एंड दिस वाज अनयूजुअल एट दैट टाइम। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो महिलाएं अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि दिस वाज वेरी अनयूजुअल एंड शी ओपनली सेज दैट शी डज नॉट वांट टू बी ट्रीटेड एज द मेन्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बोल्डनेस जो बात आपको देखने के लिए मिलती है वो खुद से कहती है दैट शी डज नॉट वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एज अ मैन्स प्रॉपर्टी। किसी मैन की प्रॉपर्टी की तरह वो खुद को ट्रीट नहीं करना चाहती। हाउएवर बशेबा ऑल्सो हैज फ्लॉज। शी इज वेन एंड इम्पल्सिव। हर केयरलेस एक्ट ऑफ सेंडिंग अ मैरी मी वैलेंटाइन टू फार्मर बोल्डवुड लीड्स टू सीरियस एंड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। तो जब वो बोल्डवुड को, वो थोड़ी सी इम्पल्सिव है, मतलब कि जल्दबाजी में डिसीजंस वो लेती है और थोड़ी सी केयरलेस है। So through her unhappy marriage to Sergeant Troy and the constant support of Gabriel Oak, Bathsheba slowly becomes more mature and responsible. So by the end of the novel, she understands the value. नॉवल के एंड में उसको स्टडी लव एंड लॉयलिटी की वैल्यू समझ में आ जाती है एंड शी ग्रोज इनटू अ वाइज एंड द स्ट्रॉन्ग वुमेन। ओके, नाउ गाइस दूसरे पे चलेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इसके अंदर
जो कैरेक्टर्स हैं हार्डी के जो नॉवल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक ऐसे लिखना है एंड शो करना है कि हाउ टुगेदर दे क्रिएट अ पिक्चर ऑफ रूरल इंग्लिश सोसाइटी ऑफ द 19th सेंचुरी। तो आपको फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के अंदर से जो 19th सेंचुरी का पूरा जो रूरल इंग्लिश सोसाइटी थी उसका जो पिक्चर देखने के लिए मिलता है आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। So in Far From the Madding Crowd, Thomas Hardy presents not only individual characters but a complete picture of rural English society in the 19th century। तो 19th सेंचुरी में ओके 19th सेंचुरी के अंदर जो पूरा आप देखते हो कि जो सोसाइटी थी, ठीक है, अंग्रेज़ों की जो सोसाइटीज़ थी वो कैसी थी उसके बारे में आपको यहाँ से देखने के लिए पूरा पिक्चर मिलता है। जो कैरेक्टर्स हैं वो डीपली कनेक्टेड है विद देयर लैंड, उनकी फार्मिंग लाइफ है, बट कुछ सामाजिक प्रॉब्लम्स जो ट्रेडिशंस है, सॉरी समाज के कुछ ट्रेडिशंस वो लोग भी फॉलो करते हैं। सो उनके लाइफ के माध्यम से, उनके स्ट्रगल्स के माध्यम से, रिलेशनशिप के माध्यम से जो हार्डी है, थॉमस हार्डी गाइज, उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि कैसे जो विलेज सोसाइटी है वो सिंपल, हार्ड वर्किंग और ट्रेडिशनल है, yet full of human emotions and social problems. The novel is set in Wessex, Hardy's fictional version of rural Dorset, and reflects a society standing between old rural customs and the slow arrival of modern influences. तो जो नॉवल है वो एक इमेजिनेटिव रीजन वेसेक्स में सेट हो रखी है और वो फिक्शनल है प्लेस, और वहाँ पे जो हार्डी है उन्होंने दिखाया है कि पुराना जो रूरल का पूरा कस्टम्स होते थे और उन पे मॉडर्न का जो इन्फ्लुएंस पड़ा है वो ओवरऑल मतलब उन्होंने वहाँ पे दर्शाया है प्ले के अंदर। ठीक है, तो सोशल हायरार्की आपको देखने के लिए मिलती है। तो जो उनके मेन कैरेक्टर्स हैं केयरफुली उनको यूज़ करके जो समाज के अंदर जो रूरल सोसाइटी में जो लेवल्स थे लोगों के, ठीक है, वो दिखाते हैं। तो बशेबा एवरडीन रिप्रेजेंट द इमर्जिंग लैंड ओइंग क्लास एंड द न्यू रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो बशेबा एवरडीन है गाइज वो एक मतलब न्यू एज की वुमेन है, एंड जब वो इनहेरिट करती है उसके अंकल का फार्म तो वो चूज़ करती है कि वो खुद से सारी चीज़ों को मैनेज करेगी, किसी भी मैन पे डिपेंड नहीं रहेगी। और ये एक ऐसा टाइम था जब उसने पेट्रियार्कल वैल्यूज़ को चैलेंज किया, वेयर वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू बी डिपेंडेंट, जहाँ पे महिलाओं से गाइस क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो मैन पे डिपेंड रहेंगी। सो थ्रू बशेबा हार्डी शोज द डिफिकल्टीज faced by the women who want independence in a male dominated rural society। तो वो यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर वो महिलाएं जो क्या चाहती हैं, इंडिपेंडेंस चाहती है, उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। गैब्रियल ओक जो है गाइज वो ऑनेस्ट रूरल लेबरर है और वो एक शेपर्ड है, एंड लेटर वो बशेबा का बैलिफ बन जाता है। गैब्रियल रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल रूरल वैल्यूज को, हार्ड वर्क, पेशेंस, लॉयलिटी, यहाँ पे उन्होंने किसके माध्यम से, गैब्रियल ओक के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। ठीक है, और उसको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है फार्मिंग को लेकर, हर चीज़ को लेकर उसमें अंडरस्टैंडिंग है। तो एक चीज़ है कि उस टाइम पे रूरल इंग्लैंड में जो वर्किंग क्लास थी वो गैब्रियल ओक के माध्यम से दिखाया है। जो विलियम बोल्डवुड है वो एक वेल्दी फार्मर है और वो सीरियस है, डिसिप्लिन्ड है और सोशल रूल्स की रिस्पेक्ट करता है और थोड़ा सा रिजिड है, जिसकी वजह से उसको बशेबा से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है। तो बोल्डवुड के माध्यम से हार्डी ने दिखाया है कि समाज में जो कस्टम्स थे वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और महिलाओं को कैसे इमोशनली रिप्रेस किया जाता था। ओके, इसके बाद है सर्जियन ट्रॉय जो कि एक आउटसाइडर है फ्रॉम द अर्बन वर्ल्ड। एज अ सोल्जर उसका लैंड और फार्मिंग लाइफ के साथ कोई भी रियल कनेक्शन नहीं है। ओके, तो ट्रॉय गाइस यहाँ पे एक मॉडर्न व्यक्ति की तरह है और अनस्टेबल उसका इन्फ्लुएंस है जो कि डिस्टर्ब कर देगा सारी की सारी ट्रेडिशनल रूरल वैल्यूज को। तो ये आपके मेन कैरेक्टर्स आ जाएंगे इसमें, बशेबा, गैब्रियल ओक, विलियम बोल्डवुड एंड सर्जेंट ट्रॉय। तो टोटल ओवरऑल इसमें क्या पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। सो टुगेदर दीज कैरेक्टर्स क्रिएट अ रियलिस्टिक पिक्चर। ठीक है, यू विल सी अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द 19th सेंचुरी रूरल इंग्लैंड। The novel shows the economic insecurity of rural life. Gabriel's sudden loss of his sheep due to an accident highlight how the life of worker dependent on chance and fate, कि कैसे केवल चांस पे, लक पे इनकी लाइफ डिपेंड करती है। एक सिंपल सा डिजास्टर एक हार्ड वर्किंग मैन की पूरी लाइफ को खराब कर सकता है, जो कि आपको एग्रीकल्चर लाइफ की हार्श रियलिटी को दर्शाता है। हार्डी ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रूरल कोरस
through a minor character like Jan Cogan, Joseph Poorgrass and Kenny Ball, they represent the collective voice। तो विलेज के लोगों के बारे में दिखाया गया है प्ले के अंदर, और जब मतलब क्या विलेज की कम्युनिटी और ट्रेडिशंस थे वो इन सभी कैरेक्टर्स के माध्यम से दिखाए गए हैं। नॉवल साथ ही साथ गाइज हाईलाइट करती है वुमेन की वल्नरेबिलिटी, कि कैसे जो महिलाएं हैं वो समाज में वल्नरेबल थी, बिना फैमिली के सपोर्ट के उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, ठीक है। एंड डिस्पाइट पर्सनल ट्रेजेडीज, हार्डी शोज द स्ट्रेंथ एंड कंटिन्यूटी ऑफ रूरल लाइफ। फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग, शीप शेयरिंग वो चलते रहते हैं साल दर साल, और ये दिखाता है कि रूरल सोसाइटी हमेशा शेयर्ड लेबर पे, कस्टम पे और नेचर के साथ कनेक्शन पे ही डिपेंड करती है। सो इन द कंक्लूजन आप बताएंगे द कैरेक्टर्स फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड टुगेदर फॉर्म अ माइक्रोकोज्म ऑफ द 19th सेंचुरी रूरल इंग्लिश सोसाइटी। तो पूरा एक आपको पूरा पिक्चर देखने के लिए मिलता है इसके अंदर कैरेक्टर्स के माध्यम से सोसाइटी कैसी थी। एंड थ्रू बशेबा, गैब्रियल बोल्डवुड, ट्रॉय एंड द माइनर विलेज कैरेक्टर्स, हार्डी प्रेजेंट अ सोसाइटी दैट इज ब्यूटीफुल येट हार्श। एक ऐसी सोसाइटी जो ब्यूटीफुल है बट हार्श है, स्टेबल है बट वल्नरेबल है। ह्यूमन डिजायर्स एक दूसरे के साथ क्लैश कर जाती हैं, रिजिड ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ता है। सो द हार्डी नॉवल इज नॉट ओनली अ लव स्टोरी बट इट इज ऑल्सो अ रियलिस्टिक सोशल डॉक्यूमेंट ऑफ रूरल इंग्लैंड। तो रूरल इंग्लैंड का एक सोशल डॉक्यूमेंट भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। फिर एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आपको आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी डिस्कस करना है। जॉर्ज बर्नर्ड शॉज आर्म एंड द मैन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। कैसे? तो इन दिस प्ले वो ह्यूमर, आयरनी और सटायर को दिखाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे लव, हीरोइज्म और वॉर के जो आइडियाज हैं गाइस उनको फॉल्स दर्शाने की कोशिश करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग ब्रेवरी एंड आइडियल लव, he present a realistic character who expose the foolishness of romantic illusions। जो ये पूरा प्ले है, ठीक है, मतलब देख रहे हो कि लव, हीरोइज्म और वॉर जो आपको ट्रेडिशनल नॉवेल्स में, स्टोरीज में देखने के लिए मिलते हैं ना आइडियाज, वो सब वो नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें उस समय की जिसको आप कहते हो रोमांटिसिज्म का जो टाइम था, तो वो सारे आइडियाज को उन्होंने नहीं लिया, ठीक है, और वो एक दूसरी तरफ ह्यूमर और आयरनी की तरफ जाता है उनका जो पूरा ये प्ले है, ठीक है। तो कैसे? तो शॉ जो है गाइस वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जब वॉर के अंदर रोमांस को दिखाया जाता है, ठीक है, तो ही क्रिटिसाइजेज द रोमांटिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, और वो वॉर को दर्शाते हैं एज अ नोबल एडवेंचर, बट वो काफी ज्यादा डेंजरस और सेंसलेस प्रोफेशन होता है। कैप्टन ब्लंशली द हीरो ऑफ द प्ले, यहाँ पे जो ये कैप्टन है ये प्ले के हीरो हैं, ये कंप्लीटली एंटी रोमांटिक हैं। ही कैरीज चॉकलेट्स इंस्टेड ऑफ बुलेट, शोइंग दैट सर्वाइवल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉल्स ब्रेवरी। तो यहाँ पर एक और चीज की फॉल्स ब्रेवरी के ऊपर भी उन्होंने बात की, उसको क्रिटिसाइज किया है। एंड टू हिम वॉर इज अ जॉब दैट रिक्वायर्स कॉमन सेंस नॉट ब्लाइंड करेज, ठीक है। तो मतलब कि वॉर में ब्लाइंडली आपको साहस दिखाते हुए पागल नहीं हो जाना, इट इज यू नीड टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब। सो ऑन द अदर हैंड जो मेजर सर्जियस सेरेनॉफ है वो प्रेज किए जाते हैं एज अ हीरो फॉर लीडिंग अ कैवेलरी चार्ज। However, Bluntschli reveals that the charge succeeded by accident, not by bravery। तो वहां पे ये क्या रिवील करते हैं कि ब्रेवरी का वहां पे कोई काम नहीं था, वो तो किस्मत थी कि उनका जो पूरा कैवलरी है वो सक्सेस पा लेता है, क्योंकि रॉन्ग एमिनेशन मिलता है एनिमी को, और इसलिए सर्जियस का एक्ट उनको फुलिश लगता है रेदर देन हीरोइक। सो थ्रू दिस शॉ टर्न्स रोमांटिक हीरोइज्म इनटू कॉमेडी एंड फार्स, ठीक है। तो वो मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। शॉ ऑल्सो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं गाइस यहाँ पे आइडिया ऑफ अ फियरलेस सोल्जर, की सोल्जर को भी डर लगता है भाई। तो ब्लंशली ओपनली एडमिट करते हैं यस सोल्जर्स आर ऑल्सो अफ्रेड एंड दैट इज देयर फर्स्ट ड्यूटी इज टू स्टे अलाइव। अगर जिंदा रहना तो डर भी होना चाहिए। दिस रियलिस्टिक व्यू मेक्स द रोमांटिक इमेज ऑफ वॉर अपीयर सिली एंड डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो ये जो भी लाइंस जहाँ पे आपको वॉर का क्रिटिसिज्म देखने के मिल रहा है, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे, ये आपको जरूर अपने आंसर में लिख के आनी है, ओके। अब जो प्ले है गाइज वो वॉर जो है रोमांटिक आइडिया हायर लव का भी हटा देता है, उसको भी मॉक करता है, मतलब उसका मजाक उड़ाता है। तो रैना एट फर्स्ट वर्शिप सर्जियस, जो रैना है वो पहले सर्जियस को एक हीरोइक लवर की तरह वर्शिप करती है। शी स्पीक्स इन पोइटिक लैंग्वेज एंड बिलीव्स इन आइडियल लव। हाउएवर जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस होता है उसको समझ में आता है कि उसका लव तो केवल इल्यूजन पे बेस्ड है। अब वो डिस इल्यूजन हो जाएगी
एंड अब वो ब्लशली की तरफ ज़्यादा ड्रॉन रहेगी एंड ऑनेस्टली उसको ट्रीट करेगी एज द रियल पर्सन। सर्जियस के अंदर आपको हिपोक्रेसी भी देखने के लिए मिलेगी उसके कैरेक्टर में। वो नोबल एंड प्योर होने की वो करता है बट सीक्रेटली वो फ्लर्ट करता है लोका के साथ, जो कि सर्वेंट है। एंड उसका बिहेवियर दिखाता है कि जो बेसिक ह्यूमन डिजायर्स होती है ना वो रोमांटिक आइडियल्स के द्वारा कभी भी छिप नहीं सकती। सो बाय द एंड ऑफ द प्ले प्रैक्टिकल रिलेशनशिप रिप्लेस रोमांटिक फैंटेसीज। Rana chooses Bluntschli because he offers stability, honesty and common sense. सर्जियस लोका से मैरिज करता है क्योंकि उसको उसका ट्रू नेचर समझ में आ गया होता है। तो रोमांटिसिज्म और रियलिज्म का एक कॉन्ट्रास्ट आपको इस प्ले में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि वॉर को फुलिश दिखाया गया है, डेंजरस दिखाया गया है, ना कि ग्लोरियस। हीरोइज्म इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, सर्वाइवल पे बेस्ड है, ना कि पागलों जैसी ब्रेवरी पे बेस्ड है। लव ट्रूथ पे डिपेंड करेगा, रिस्पेक्ट पे करेगा, प्रैक्टिकलिटी पे करेगा। कोई भी पोइटिक इमेजिनेशन लव के लिए नहीं दिखाई गई है। सोशल स्टेटस आपको अर्न करना पड़ेगा, आपकी बर्थ और रैंक से आपका सोशल स्टेटस निर्धारित नहीं होगा। तो ये वाली लाइन गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है कंक्लूजन में आप बता देना दैट इन द कंक्लूजन आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, क्योंकि वो रोमांटिक आइडियल्स पे लाफ करती है, उनकी वीकनेसेस को एक्सपोज करती है। शॉ यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रू प्रोग्रेस है वो कब आती है, जब आप लाइफ के फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, फॉल्स हीरोइज्म और आइडियल लव पे वो विश्वास नहीं करते। ह्यूमन एंड सटायर के माध्यम से प्ले आपको रियलिज्म, ऑनेस्टी और कॉमन सेंस के बारे में सिखाता है कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, रेदर देन रोमांटिक इल्यूजन्स। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके।